Hello friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective questions from D and F block. So we are going to start with our first questions. Our first question is, zinc react with excess NaOH to give ZnO, ZnOH का whole twice, ZnH2.2H2O and its Na2ZnOH का whole 4. तो अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो हम कहेंगे दैट जिंक जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस के साथ में रिएक्शन करता है, दैट एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करके यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है Na2ZnOH होल 4 का। ये एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम इसको कहेंगे सोडियम, जो कि हमारा काउंटर आयन है। ये OH हमारा हो जाएगा लिगेंड, जिसके नंबर है 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखा जाएगा 2, ठीक है, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर रोमन लेटर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये पूरे के पूरा नाम जो है वो एक साथ लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो Zn जब NaOH एक्सिस के साथ में रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा क्या, Na2ZnOH का होल 4, जिसको हम कहेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2, जिसमें जिंक आपका सेंट्रल आयन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हाइड्रोक्साइड लिगेंड के साथ में अटैच्ड है, और सोडियम यहाँ पर काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलोमल इज, तो देखिए कैलोमल ये हमें एक कमर्शियल नेम किसी कंपाउंड का यहाँ दिया हुआ है, और हमें पहचानना है कि किस कंपाउंड का कमर्शियल नेम होता है। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, इट्स HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg2Cl2 ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg प्लस HgCl2 और Hg2Cl2 एंड Hg। तो देखिए कैलोमल जो है वो Hg2Cl2 का कमर्शियल नेम होता है, किसका, मर्क्यूरस क्लोराइड जिसमें मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, उसका कमर्शियल नेम हमारा क्या होता है, कैलोमल, इसको अपन कह देते हैं, जिसका उपयोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, कैलोमल का उपयोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा वो इलेक्ट्रोड जिसको अपन स्टैंडर्ड बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसका पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट समय के साथ में चेंज नहीं होता, या टेम्परेचर डिफरेंस के साथ में जिसके पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ऐसा ही एक इलेक्ट्रोड हमारा होता है जिसको अपन बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। और ये कैलोमल इलेक्ट्रोड में कैलोमल Hg2Cl2 का हमारा कमर्शियल नेम होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है उसको अपन कैलोमल कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड HCl। तो अगर हम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट हम लें और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ में करवाएं, तो KMnO4 जब HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का, साथ में बन जाएगा MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, और हमें क्लोरीन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो KMnO4 HCl के साथ में रिएक्शन करके देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पर क्लोरिक एसिड HCl4 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, रेड लिक्विड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ये जो क्लोरीन गैस है Cl2 गैस है, ये ग्रीनिश येलो गैस होती है जो यहाँ पर हमारी रिलीज हो जाती है। तो Cl2 यहाँ पर हमारी बन जाएगी। प्रश्न के लिए हम कहेंगे दैट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड इज, आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है दैट कंपाउंड विच कंटेन स्पेसिफिक कलर, जिस कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक कलर होता है। अभी देखिए जितने भी हमारे इस चैप्टर में हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो डी ब्लॉक के हमारे जो कंपाउंड हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके कंपाउंड हैं, और हम जानते हैं डी ब्लॉक के कंपाउंड में कलर का मेन कॉज जो होता है वो डी ट्रांजिशन होता है। क्या होगा, डी ट्रांजिशन यहाँ पर इसका मेन कॉज होगा। और डी ट्रांजिशन जितने भी कॉम्प्लेक्स या उनके सेंट्रल मेटल एटम दर्शाते हैं उनके लिए हमें याद रखना है
कि उनमें D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। या तो D वेकेंट हो या तो D कंप्लीट फील्ड हो, फुल फील्ड हो, तब केवल DD ट्रांजिशन दिखाई नहीं देता। उसके अलावा D1 से लेकर D9 तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, आपको हमेशा DD ट्रांजिशन किसी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। और वो कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम में D1 से D9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर जो होता है वो हमेशा डीडी ट्रांजिशन ही कंसिडर किया जाता है। तो चेक करें, यहाँ पर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का होता है D10S1। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिलीज करवाएं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो वो निकलेगा S1 में से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा D10 में से, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया D9। तो ये हमारा कलरफुल कंपाउंड होगा। सेकंड में देखें, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D10 जो कि फुल फिल्ड है, इसलिए ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा कलरलेस। नेक्स्ट देखें, यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और 3 पोटेशियम के लिए ये हो जाएगा +3, साइनाइड के लिए हो जाएगा -4। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +1 बच गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से हो जाएगा D10, और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में हम चेक करें, ये हमारा मिथाइल साइनाइड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये हमारा टेट्राफ्लोरोबोरेट है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉपर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +1 होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ तीनों ही हमारे जो कंपाउंड है B, C और D, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, और D10 होने की वजह से क्या है, कलरलेस है, इसलिए D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला CuF2 जिसमें D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलरफुल कंपाउंड हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द ट्रांजिशन एलिमेंट विद लोएस्ट एटॉमिक नंबर इज, हमसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, कंसीडर करें। तो जिंक, इसका एटॉमिक नंबर हम कहेंगे दैट Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30, टाइटेनियम इसके लिए हो जाएगा 22, स्कैनेडियम इसका हो जाता है 21, और लैंथेनम इसका हो जाता है 57। तो देखिए लोएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, स्कैनेडियम का है, तो ये हमारा हो जाएगा लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात जो हमें सीखनी होगी कि जिंक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है D10S2। अगर हम इस जिंक का Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी लें, जो कि इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, केवल D10 रह जाता है। कितना रह जाता है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। दैट मीन्स D जो है वो ऑलवेज फुलफिल्ड होता है, D हमेशा क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड रहेगा। और D जो हमेशा फुलफिल्ड होता है, ऐसे एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होते। जिनमें D फुलफिल्ड हो उन्हें ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहते, उन्हें हम D ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। कौन सा ब्लॉक, D ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, इन्हें ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो जिंक हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है, लेकिन लोएस्ट पूछा है, और लोएस्ट यानी सबसे पहले 3D सीरीज से स्टार्ट होगा, जो एटॉमिक नंबर 21 वाला स्कैनेडियम हमारा होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, the element showing highest oxidation state among first transition series। अभी देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमसे पूछी है, तो हम कहेंगे दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये स्टार्ट होती है कहाँ से, स्कैनेडियम 21 से जिंक 30 तक। ठीक है, जो हमारे 3D सीरीज या D ब्लॉक का पहला सीरीज है। कौन सी, 3D सीरीज जिसको अपन बोल देते हैं, या इसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, जिसमें हमने कहा कि जिंक ये ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता, तो कॉपर 29 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इनको अपन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में कहेंगे। अब स्कैनेडियम से लेके कॉपर तक अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली D1 से लेके D9 D10 तक बढ़ता चला जाएगा, और इसके अलावा NS सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होंगे। तो देखिए विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हम चेक करें।
तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D8S2। तो ये मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S1 है, सो यह S का 1 इलेक्ट्रॉन और D के 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मैक्सिमम कितना +6 हो सकता है। ऐसे ही आयरन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6S2 है, जिसमें S के 2 इलेक्ट्रॉन और D के 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रिप्रेजेंट कर सकता है। बचा हुआ रिमेनिंग D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आसानी से रिलीज नहीं होगा। वहीं Mn की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S2 है, ये अपने सभी 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा हुआ है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? Mn के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। Mn कितना? +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकता है, +7। उसके बाद में क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यही वजह है कि Mn +7 रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए KMnO4 जो है इसमें Mn अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमने पढ़ा भी है कि MnO4 हमारा क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो बहुत जगह ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमसे पूछे हैं क्या होते हैं, तो हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक के होते हैं। डी ब्लॉक का मतलब ये पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में आएंगे। अब एस ब्लॉक ये हमारे स्टार्ट होते हैं मेटल से, और पी ब्लॉक ये हमारे नॉन मेटल पर कंप्लीट हो जाते हैं, जहां पी ब्लॉक में आपकी कुछ मेटेलॉइड और मेटल्स भी देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स मेटल एस ब्लॉक में, एस और पी के बीच में यहाँ पर डी ब्लॉक हमारा होता है, उसमें भी जनरली जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं, और मेटल के बाद में पी ब्लॉक में हमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ही देखने को मिलेंगे। अब हम कह रहे हैं दैट डी ब्लॉक जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, और हम जानते हैं जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं, एक्सेप्शन अगर हम मरकरी को छोड़ दें तो सारे के सारे मेटल क्या है? सॉलिड स्टेट के होते हैं। दैट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो गैस तो नहीं हो सकते, सॉलिड होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो लिक्विड भी नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विड तो केवल एक ही एलिमेंट हमारा होता है मेटल में, जिसका नाम मरकरी है। नॉन मेटल ये नहीं होते, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन ऑल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमसे पूछा हुआ है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट कौन सा है। देखिए तो जिंक, मरकरी, ऑरम और कॉपर, इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनमें से मरकरी जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला डी ब्लॉक का मेटल है। इट इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अब अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये आखिर लिक्विड स्टेट में देखने को क्यों मिलता है, तो हम मरकरी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है D10S2, जो इसका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या? D10S2, या और प्रिसाइज करें तो ये हो जाएगा 5D10 6S2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ डी ब्लॉक में या डी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, और एस के भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इस मरकरी में मेटेलिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी नहीं होगा तो मेटल्स पास पास एसोसिएट नहीं होंगे, इस वजह से इनका फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड हो जाता है। अदरवाइज जितने भी हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट देखें उनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा,
और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। लेकिन मरकरी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यहाँ पर क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट इनका रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम लैंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लैंथेनॉइड जो है वो हमारे एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम के बाद आने वाले 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं, जो सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेके ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक जाते हैं। और जैसे ही हमें लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड नाम याद आए, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमें याद आए, इस ब्लॉक के बाद में हमें क्या पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होता है लैंथेनाइड या एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे, जिससे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जब वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचा जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये एटॉमिक रेडियाई आपकी रिस्पेक्टिवली कम होती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 1 जो हमें कंसीडर करना है। सेकंड पॉइंट, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये हमारा n-1 डी सबशेल है जिसमें नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये आपका ns सबशेल है। तो ns सबशेल के इलेक्ट्रॉन पर डी इलेक्ट्रॉनों का एक रिपल्सिव इफेक्ट लगता है, जो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स में लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काउंटर करने का काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करने का काम करता है, जिससे एटॉमिक रेडियाई में कमी हमें ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन अगर हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, जिनमें इलेक्ट्रॉन n-2f सबशेल में भरा जाता है, वहां ये रिपल्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और रिपल्शन कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जो है वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमें रेडियाई में, एटॉमिक रेडियाई में कंटिन्यूअस डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। इसी फिनोमिना को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियाई क्या होती जा रही है, कम होती चली जाती है। तो द रेडियस हम कहेंगे डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये हमारे 4f और 5f दोनों ही सबशेल में हो जाता है। इसी वजह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही हमारे कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें एक कॉमन इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या देखने को मिलेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपके 6th पीरियड के जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड डिक्रीजेज रिस्पेक्टिवली ड्यू टू इंक्रीजेज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और नया आने वाला 4f सबशेल का इलेक्ट्रॉन ns शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन एप्रोप्रिएट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज। अब देखिए गोल्ड आपसे पूछा हुआ है, तो गोल्ड हम क्या कहेंगे, दैट ऑर्नामेंटल मेटल है, ऑरम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और गोल्ड जो है ये क्या है, ये प्योर फॉर्म में पाई जाती है, और कोई भी एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर में प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, जैसे हम हाइड्रोजन इकलौते एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो यह किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो हाइड्रोजन के लिए +1 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो प्योर फॉर्म में गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, दैट 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज। देखिए डी ऑर्बिटल का अगर हम शेप देखें तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल हमारा हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि हमारे पास में डी ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर 2 तरह के होते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली T2 और E डी ऑर्बिटल कह देते हैं। जहां T2 ऑर्बिटल जो है वो फिर से 3 तरह के होते हैं, DXY, DYZ और DZX। और
ई ऑर्बिटल जो है वो दो तरह के होते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल हमारे पास में होते हैं और इनमें ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर होता है। ठीक है, T2 ऑर्बिटल जो है इनमें इलेक्ट्रॉन इन द प्लेन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, इन द प्लेन होता है। वहीं ई ऑर्बिटल जो है इनमें इलेक्ट्रॉन along the axis रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल चाहे कोई से भी हो, इन सभी पांचों डी ऑर्बिटल का शेप कैसा हो जाएगा, डबल डंबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर दो डंबल रिप्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर का अगर इमेज रिप्रेजेंट करें, ये हमारी मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो एक डंबल तो हो जाएगा आपके एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा डंबल आपका हो जाता है वाई एक्सिस के अलोंग। अगर ये डंबल इन द प्लेन हो तो फिर वो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन अरेंज कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फेरिकल ये हमारे होते हैं एस ऑर्बिटल और डंबल शेप हमारा हो जाता है पी ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ऑर्बिटल जो है उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो डबल डंबल इसका टी ऑर्बिटल का हमारा शेप हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। अब देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये हमारे कौन से होते हैं, हम जानते हैं दैट एल्कलाइन मेटल्स जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हमारे होते हैं। कौन से, एस ब्लॉक के एलिमेंट हमारे हैं, जिनमें हमारे पास में एस, इसमें देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 और 2। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले 2 ग्रुप यहाँ पर हो गए। S1 वाला ग्रुप हो जाता है फर्स्ट ग्रुप और S2 वाला ग्रुप हो जाएगा आपका सेकेंड ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है इसको अपन बोलते हैं एल्केलाइन मेटल और S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सेकेंड ग्रुप जो है इसको अपन कह देते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एक तो है आपका एल्कलाइन मेटल, दूसरा क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मेटल में हमारे पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसी धातुएं आती हैं। वहीं अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जैसी धातुएं आ जाती हैं। तो देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल हमसे पूछा हुआ है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा H2, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड या आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करने के काम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है NH2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अब ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा आपका वेक्टर म्यू दैट n इंटू एन प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी भी हमारी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उनमें स्पिन ओनली मोमेंटम हम लोग कंसिडर करते हैं। तो स्पिन ओनली मोमेंटम कंसिडर करने के लिए हमें n कंसिडर करना होगा और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनको अगर हम निकालें तो रिस्पेक्टिवली देखिए 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हम जानते हैं d में हमारे पास में कितने 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करें तो अकॉर्डिंग हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल में आइडेंटिकल स्पिन वाला फिल किया जाता है, उसके बाद अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू कितने हो गए 2। यहाँ 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कंसिडर करें तो यहाँ सभी 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास में हो जाएंगे 5। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो पहले हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे, उसके बाद 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन वाले होंगे जो पेयर्ड हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने बच गए, दैट n इज इक्वल टू 3। और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 6 7 8 और 9 ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास में बच जाता है। तो देखिए
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं मैक्सिमम है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है n बराबर मैक्सिमम, तो यहाँ कितना हो जाएगा दैट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 + 2 यानी 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम आपका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वाले ट्रांजिशन मेटल आयन को रिप्रेजेंट करने के काम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर आपको पूछा हुआ है दैट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म किस में है, तो चेक कीजिए। Ag ये हम जानते हैं कॉपर वाला जो हमारा ग्रुप है यानी 11th ग्रुप है उसमें आता है, और कॉपर ग्रुप का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें तो ये होता है D10S1, यानी जैसे ही Ag एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा N-1d सबशेल आपका फुलफिल्ड आ जाएगा, तो ये हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी Ag+1 के लिए। आयरन में देखें, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसके पास 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन +2 की बजाय +3 में कन्वर्ट होने पर इसको 3d से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करना पड़ेगा, तो 3d5 जो है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल हो जाता है, इसलिए आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो सकता है, तो आयरन का +2 स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए पीबी जो हमारा लेड है ये कार्बन फैमिली यानी 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा, और 14th ग्रुप से बिलोंग करने वाला ये जो एलिमेंट है इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है NH2 NP2, तो यह अपने p शेल के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन फैमिली जिसमें कहाँ आएगा 6th पीरियड से बिलोंग करता है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 6th पीरियड जो होते हैं उसमें हमारे क्या आ जाते हैं 4f ग्रुप के एलिमेंट 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर वाले लेंथेनाइड यहाँ पर आ जाते हैं, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक इफेक्ट काम करेगा जिसको अपन क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 6s शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से 6s शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 6s शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते, तो केवल कितने 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर पाएगा, दैट मीन्स Pb+2 जो है वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी हो जाएगी। वहीं Sn ये भी कहाँ आ रहा है, देखिए कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ तक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए Sn ये +2 और +4 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो लेड हमारा वो एलिमेंट है जो आसानी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर पाएगा, और +2 के बाद में उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 6s शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, या उनको बाहर निकालने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो जनरली रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमसे पूछा हुआ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये कहाँ से, ये हमारे 3D एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट हमारे होंगे जिनका एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर के डी ब्लॉक में कहाँ तक जिंक 30 तक होगा, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज के लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा स्कैंडियम 21 से लेकर के कॉपर 29 तक देखना होगा। तो ये तो आपके डी ब्लॉक है और ये आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। अब एक एक करके हम सभी का एटॉमिक नंबर देख लें। देखिए ये आपका है एक्टिनियम Ac, इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, तो ये तो हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट हो गया। ये आपके गोल्ड, ये कॉपर फैमिली में आता है और ये सिल्वर के नीचे बिलोंग करेगा, एटॉमिक नंबर 79, ये आपका 5D सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा। कैडमियम ये जिंक के बाद में आता है, 12th ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर ये आपका हो जाएगा 48, ये हमारे 4D सीरीज का एलिमेंट है। और निकल एटॉमिक नंबर 28, यानी ये हमारे क्या हो जाएगा 3D सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल यानी कि वो मेटल जिनसे कॉइन्स, जो हमारे सिक्के होते हैं, जो हम ट्रेड में काम में लेते हैं, 1 रुपए 2 रुपए का कॉइन, तो इनमें से कौन सी जो मेटल है वो कॉइनेज मेटल कहलाती है। देखिए एंशिएंट में या पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, हम गोल्ड के कॉइन या सोने की मोहरें जो है वो काम में लिया करते थे, उसके बाद में हम सिल्वर के कॉइन काम में लेने लगे और अब हम जो है वो कॉपर के अलॉय के कॉइन जो है वो काम में लेते हैं। इसलिए कॉपर AgAu, ये जो हमारा 11वां ग्रुप है, 11th नंबर का जो ग्रुप है, इस 11th ग्रुप को हम कॉइनेज मेटल एलिमेंट कह देते हैं। कॉपर Ag और Au ये हमारी क्या कहलाती है, कॉइनेज मेटल कहलाती है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। अब आपसे पूछा गया है एक्टिनाइड जो नहीं है। अब ये एक्टिनाइड क्या होते हैं, तो हम अगर F ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो दो तरह के हमारे पास में है, वो जिनमें 4s सबशेल भरा जाता है और वो जिनमें 5f सबशेल भरा जाता है। तो जिनमें 4f सबशेल भरा जाता है वो एटॉमिक नंबर 57 यानी लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट हमारे होते हैं, जो सीरियम 58 से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम 71 तक जाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं लैंथेनॉइड। ऐसे ही 5f जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ये एलिमेंट एक्टिनियम 89 के बाद से स्टार्ट होते हैं, कहाँ, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक, और इन एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड एलिमेंट कह देते हैं। तो जो एक्टिनाइड हैं वो कहाँ हो जाएंगे, 90 से लेके 103 वाले एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखिए क्यूरियम, टर्बियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम, ये हमें नाम दिए गए हैं, जिसमें क्यूरियम ये आपके एक्टिनॉइड में होता है, यूरेनियम ये भी आपके एक्टिनॉइड में आता है और कैलिफोर्नियम ये भी आपके एक्टिनॉइड में आता है। वहाँ टर्बियम जो है ये आपके लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है। टर्बियम किससे, लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग क्यूरियम, यूरेनियम और कैलिफोर्नियम एलिमेंट जो है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके F ब्लॉक 5f सीरीज से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट देखें, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN हॉल 5H2O इज। तो देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजिशन मेटल है यानी आयरन जो है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिगर आउट करें, हम कहेंगे दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, एल्कलाइन मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसके कॉम्प्लेक्स में +1 होता है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू x। Cn ये क्या है, साइनाइड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं -1 हमारा होता है, और H2O ये न्यूट्रल होता है जिसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा यानी 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया है वो कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमारा है। तो यहां से हम निकालें दैट 3 मल्टीप्लाई बाई +1 यानी +3 प्लस x -5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर हमारे पास में निकल के आ जाएगा +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना हो गया, +2 हो जाता है। अब अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन। देखिए अगर हम आयरन का न्यूट्रल फेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाता है आर्गन 3d6 4s2, कितना, आर्गन 3d6 4s2। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दैट 3d सबशेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। फर्दर सेकंड हम चेक करें दैट Cn- जो है वो हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होगा, आर्गन ये जो 3D जो एलिमेंट है, ये 3D एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, इनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे वो सभी 4 इलेक्ट्रॉन भी आपस में पेयर्ड हो जाएंगे और 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर बच जाते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0,
और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू अगर हम निकालें, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में n इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर रूट है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 बोर मैग्नेटन हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइनाइड जो है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर साइनाइड की जगह कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, साइनाइड की जगह कोई वीक फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देयर इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल्स टू 4, और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट 4.92 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, ड्यू टू इस प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, साइनाइड की वजह से पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। अब यहाँ हम KMnO4 को चेक करें, इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मैंगनीज का हमने कहा लेट x है, और 4 ऑक्सीजन एटम, ईच ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 0। तो दैट x इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा +7। अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +7 है और +7 स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाता है 3d0 4s0, क्योंकि 3d5 4s2 में से सभी 7 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 की वजह से क्या हो जाएगा, 3d0 हो जाता है। अब चूंकि ये 3d0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, KMnO4 इसका नाम है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 3d0 है, इसका मतलब dd ट्रांजिशन तो यहाँ पर होगा नहीं। तो d ऑर्बिटल्स या d ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कलर का दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, जिसको अपन बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वो ऐसे कॉम्प्लेक्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिनमें d0 या d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा पाया जाता है। तो d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला KMnO4 कलरफुल है, तो उसके कलर का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn लोएस्ट। देखिए, तो Mn के लिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछा हुआ है। यहाँ हम इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। देखिए, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, -4। ओवरऑल न्यूट्रल है, इसलिए क्या हो गया, +4। नेक्स्ट चेक करें, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ईच इंडिविजुअल Mn का हो जाएगा +8/3, यानी कितना, हम लोग कहें अप्रोक्सीमेट 2.67। ठीक है, यहाँ देखें तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +7, और MnSO4 में देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। तो यहाँ देखिए +4 + 2.67 +7 और +2 में +2 हमारा स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज सल्फेट जो है, Mn सेकेंड सल्फेट, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Mn की ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की जो टेंडेंसी है, इसको अपन बोल देते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का स्पेसिफिक फीचर होता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकती हैं। +2 +3 +4 से लेके +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट, विच मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम करवाएं, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का, तो सोडियम नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें बनेगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। वहीं कॉपर नाइट्रेट का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएं तो इससे आपको CuO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी। ऐसे ही मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है उससे भी आपको NO2 प्लस ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और बेरियम नाइट्रेट से भी आपको NO2 प्लस ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ये NO2 जो है इन सभी में जो मिल रहा है, ये हमारी रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, NO2 कैसी है, रेड ब्राउन कलर की गैस है। वहीं ऑक्सीजन, ये हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस हमारी होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में भी देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है,
लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ NO2 भी रिलीज हो रही है, इस वजह से तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। सोडियम नाइट्रेट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, when iron powder is added in copper sulfate solution, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने आयरन पाउडर को ऐड किया, द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स। देखिए तो कॉपर सल्फेट हम लोगों ने लिया, इसमें मैंने आयरन पाउडर अगर ऐड कर दिया तो आयरन क्या है, हम कहेंगे मेटल है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम जानते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दैट्स व्हाई आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा FeSO4 डॉट कॉपर का। और ये FeSO4 जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या था, ब्लू विट्रियोल। ये कॉपर सल्फेट में से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हुई और ये हमारा हो गया FeSO4। FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा FeSO4.7H2O, तो ये ग्रीन विट्रियोल हमारा कहलाता है, जिसकी वजह से कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक हमसे पूछा हुआ है तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज फॉर विच मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा वो हमारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। जिनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा वो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। डन। तो अब पैरामैग्नेटिक हमें ढूंढना है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था पैरामैग्नेटिक के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, दैट इज n × n+2 का स्क्वायर रूट। देयर अगर n का वैल्यू एक भी हो जाए, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या बिलोंग कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1 में हम कहेंगे, कैसे निकालें, दैट Ag+1, ये कॉपर फैमिली का हमारा सदस्य है, तो कॉपर +1 यानी Ag+1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D10 तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। ऐसे ही Au+1 ये भी D10, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कॉपर +2 जो कि D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। Zn+2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका D10 होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो Ag+1, Au+1 और Zn+2 ये तीनों तो हो जाएंगे डायमैग्नेटिक, और कॉपर +2 जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज। सबसे पहले तो हम ये समझे दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे हमने कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जिसके पास में प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखें और साथ में न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं वो इसमें पाए जाएंगे। तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर ये हमारे सब शेल्स है। अब हम देख रहे हैं दैट न्यूक्लियस के सबसे नियरर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पाने की जगह, जिसको अपन एस शेल कह देते हैं। ऐसे ही रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो ये हो जाएंगे एस, पी, डी और एफ। अब इन एस, पी, डी और एफ शेल में अगर हम देखें तो एफ शेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाता है। और न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, दैट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है उन पर रिपल्शन भी कंपैरेटिवली बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देखें, दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे एस जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, इससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन मिनिमम होगा, और एफ जो कि सबसे ज्यादा दूर है उससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हमारा हो जाता है एस सबसे ज्यादा और एफ में मिनिमम, एस के लिए मैक्सिमम और एफ के लिए मिनिमम हो जाएगा। इसी ऑर्डर में एस, पी, डी, एफ जो कि एटॉमिक रेडियाई के साथ में रिस्पेक्टिवली घटता चला जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, वेनेडियम थर्ड ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ देखिए वेनेडियम थर्ड हमसे पूछा हुआ है। हम जानते हैं दैट वेनेडियम थर्ड यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम वेनेडियम का देखें तो ये होता है आपका 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा आर्गन 3d3 4s2। अब इससे हमें वेनेडियम प्लस 3 अगर बनाना है तो वेनेडियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा आर्गन 3d2 4s0, जहाँ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये हो जाएगा 3d2 4s0। दैट मीन्स अभी इसके पास में 3d सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और है तो यह और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वेनेडियम प्लस 5 बना सकता है। तो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अदर सब्सटेंस का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वेनेडियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो वेनेडियम 3 ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन होकर के वेनेडियम प्लस 3 से प्लस 5 में कन्वर्ट हो सकता है। अदर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन दे करके, रिलीज करके, अपने इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उनका क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। दैट मीन्स वेनेडियम जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे देखिए बच्चे प्रश्न थे जिसमें हमने डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।